नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 1 मई 2026, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज इंटरनेशनल लेबर डे यानी मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के वर्कर्स के अधिकारों और उनके संघर्ष को याद करने के लिए होता है। इसकी शुरुआत साल 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी, जब मजदूरों ने 8 घंटे काम के नियम के लिए बड़ी हड़ताल की थी। और भारत में पहली बार लेबर डे साल 1923 में चेन्नई शहर में मनाया गया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर वर्कर की मेहनत ही देश को आगे बढ़ाती है। इसलिए दोस्तों हम सभी को मजदूरों से अच्छे से बात करना चाहिए और उनकी मेहनत की प्रशंसा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज के देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए नए नियम जारी किए हैं। RBI के अनुसार ऐसे NBFCs जो पब्लिक फंड्स नहीं लेते और जिनकी एसेट्स 1000 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन और रिजर्व फंड रिक्वायरमेंट्स से छूट दी गई है। ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इसका मकसद है छोटे NBFCs को कॉम्प्लियंस बर्डन से राहत देना और उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देना। इसके अलावा RBI ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए नए राहत निर्देश भी जारी किए हैं। नए गाइडलाइंस के तहत अब बैंक्स बिना किसी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट का इंतजार किए सीधे राहत दे सकेंगे, यानी प्रभावित क्षेत्रों के बोरोवर्स को तुरंत मदद मिल सकेगी। बैंक्स अपने डिस्क्रिप्शन पर फीस और चार्जेस में छूट या कमी कर सकते हैं और यह राहत 1 साल तक की दी जा सकती है। ये कदम आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत देने और रिकवरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर RBI के ये फैसले फाइनेंशियल सेक्टर को फ्लेक्सिबल बनाने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम है। देश में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। ये खास तौर पर ग्रामीण भारत की महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूहों के लिए तैयार किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इंडिया के अनुसार ये अकाउंट एक सिंपल, एक्सेसिबल और जीरो कॉस्ट बैंकिंग सॉल्यूशन है जो इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल लिवलीहुड्स को मजबूत करने में मदद करेगा। इस अकाउंट की प्रमुख खासियतें हैं कि कोई मिनिमम डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है, मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की बाध्यता नहीं है, अधिकतम बैलेंस 2 लाख रुपए तक का लिमिट है, अकाउंट बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, QR कार्ड इशुएंस पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO R विश्वेश्वरन ने कहा कि यह इनिशिएटिव महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सुविधा देगा। इससे वे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ज़्यादा सक्रिय भागीदारी कर सकेंगी। ये कदम ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और देश की ग्रोथ में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस के एक्सटेंडेड रूट को जम्मू तावी रेलवे स्टेशन से फ्लैग ऑफ किया। अब यह ट्रेन पहले की तरह सिर्फ कातरा तक नहीं बल्कि सीधे जम्मू तावी तक चलेगी। इस नए रूट पर रेगुलर सर्विसेज शनिवार से शुरू होंगी। सबसे बड़ी खासियत यह है कि ट्रेन अब 8 की जगह 20 कोचेज के साथ चलेगी, जिससे कैपेसिटी, कंफर्ट और कनेक्टिविटी तीनों में बड़ा सुधार होगा। अब यात्री जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय कर सकेंगे। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रेलवे सेक्टर में तेजी से बदलाव हुआ है और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। ये ट्रेन खास तौर पर वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि अब बिना किसी रूट बदलने के सीमलेस यात्रा संभव होगी। पिछले साल जून में PM नरेंद्र मोदी ने कातरा श्रीनगर वंदे भारत को शुरू किया था और तब से अब तक 5.5 लाख से ज्यादा यात्री इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब इस ट्रेन को एक्सटेंड किया गया है और कोचेज भी बढ़ाए गए हैं। ये कदम रीजन की कनेक्टिविटी और टूरिज्म दोनों को नई रफ्तार देने वाला है। भारत और इटली के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर एक अहम बैठक न्यू दिल्ली में हुई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इटली के डिफेंस मिनिस्टर ग्यूडो क्रोसेटो के साथ बायलैटरल टॉक्स की। इस बैठक में वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति सहित
कई रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के नए रास्तों पर भी विचार किया गया। खास तौर पर इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और इटली के डिफेंस इनिशिएटिव के तहत सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस बैठक की एक बड़ी उपलब्धि ये है कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान 2026-27 का आदान प्रदान किया गया। इससे दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेज के बीच कोऑर्डिनेशन और ज्वाइंट एक्टिविटीज को नई दिशा मिलेगी। यह बैठक दिखाती है कि इंडिया और इटली डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बदलते ग्लोबल सिक्योरिटी सिनारियो में इस तरह का सहयोग दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और सख्त संदेश सामने आया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में आयोजित नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब भारत वो देश नहीं रहा जो आतंकवादी हमलों के बाद सिर्फ बयान जारी करता था। अब आतंकवाद और उसके समर्थकों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेररिज्म का केंद्र बताया, जबकि इंडिया को आईटी और इनोवेशन का ग्लोबल हब कहा। डिफेंस मिनिस्टर ने बदलते ग्लोबल सिनारियो पर भी बात की, खासकर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा मिले और मतभेद, विवाद या विनाश का कारण न बने। टेक्नोलॉजी की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भारत की रक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन चुका है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एआई स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि भी सामने आई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जो पिछले साल से 62% ज़्यादा है। भारत सरकार कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोक्रेटाइज करने पर भी काम कर रही है ताकि छोटे शहरों के युवा भी एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में योगदान दे सकें। इसके लिए जीपीयू कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और डाटा एंड एआई लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं। यह साफ संकेत है कि भारत सुरक्षा और टेक्नोलॉजी दोनों मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत और वियतनाम के रिश्तों में एक नई मजबूती देखने को मिलने वाली है। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम 5 से 7 मई तक भारत के स्टेट विजिट पर आ रहे हैं। उनके साथ कई मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिशियल्स और एक मजबूत बिजनेस डेलीगेशन भी होगा। यह दौरा खास इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद टू लैम का यह पहला भारत दौरा है। 6 मई को राष्ट्रपति भवन में उन्हें सेरेमोनियल वेलकम भी दिया जाएगा। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी उनके साथ बायलैटरल रिलेशन से लेकर रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति टू लैम से मुलाकात करेंगी और कई अन्य भारतीय नेता भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति टू लैम बोधगया और मुंबई भी जाएंगे। इंडिया और वियतनाम के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं और यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि दोनों देश अपने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। माना जा रहा है कि यह दौरा दोनों देशों को रिश्तों को नई गति देगा और कोऑपरेशन के नए रास्ते खोलेगा। भारत ने क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन सफल रहा है। यह ट्रायल हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर किया गया। इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह ट्रेन ना धुआं छोड़ती है, ना ही कार्बन इमिशन करती है, यानी यह पूरी तरह इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली यह ट्रेन इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जा रही है और इससे पॉल्यूशन कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। भारत का यह कदम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और क्लीन एनर्जी मिशन को और मजबूत करता है और आने वाले समय में ऐसी और हाइड्रोजन ट्रेन्स देश के अलग अलग रूट्स पर देखने को मिल सकती है, जो रेलवे सेक्टर को पूरी तरह ग्रीन बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी। ये पहल दिखाती है कि भारत टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों को साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में सुरक्षा और सामाजिक सुधार से जुड़ी 2 अहम खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने न्यू दिल्ली में इंडियन आर्मी के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की।
इस बैठक में आर्म्ड फोर्सेज के लिए प्रोक्यूरमेंट सिस्टम को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इसका उद्देश्य है सेना की जरूरतों को और बेहतर, तेज और पारदर्शी तरीके से पूरा करना। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दोदा में ड्रग फ्री जम्मू एंड कश्मीर कैंपेन लॉन्च किया। इस अभियान का मकसद है नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और समाज को इस खतरे से मुक्त करना। एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील की कि वे इस मुहिम में सक्रिय रूप से भाग लें। देश में जरूरी चीज़ों की सप्लाई को लेकर सरकार ने बड़ी राहत भरी जानकारी दी है। सबसे पहले एलपीजी की बात करें तो ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि देश भर में किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की कोई स्थिति नहीं है, यानी गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग बढ़कर लगभग 98% तक पहुंच गई है और करीब 93% एलपीजी सिलेंडर डिलीवरीज डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी सिस्टम के जरिए हो रही हैं। इससे डिलीवरी प्रोसेस ज़्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बना है। दोस्तों, फर्टिलाइजर की बात करें तो एडिशनल सेक्रेटरी अपर्णा शर्मा ने कहा कि फर्टिलाइजर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स दोनों मजबूत बने हुए हैं। कुल मिलाकर देश में फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन 62,37,000 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। इसका मतलब साफ है, चाहे एलपीजी हो या फर्टिलाइजर हो, दोनों की सप्लाई देश में स्टेबल और सफिशिएंट बनी हुई है, जिससे आम लोगों और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। भारत की रणनीतिक और सैन्य कूटनीति को लेकर एक अहम मुलाकात सामने आई है। चाइना में भारत के एम्बेसडर विक्रम के दोराईस्वामी ने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। इस दौरान इंडियन आर्मी के अनुसार दोनों के बीच मौजूदा जियो स्ट्रैटेजिक इशूज पर चर्चा हुई। साथ ही बायलैटरल इंगेजमेंट को मजबूत करने और कोऑर्डिनेशन मेकानिज्म को बेहतर बनाने पर बातचीत की गई। यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में इस तरह की हाई लेवल इंटरेक्शन भारत की स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करती है। आस्था और परंपरा से जुड़ी एक खास पहल की शुरुआत हुई है। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू दिल्ली में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा का उद्घाटन किया। इस मौके पर सफदरगंज रेलवे स्टेशन से एक विशेष ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और कल्चर मिनिस्टर कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। यह यात्रा सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्षों की आस्था और इतिहास को समर्पित है। इस विशेष ट्रेन में करीब 1300 श्रद्धालु गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। ये पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक आस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। देश भर में मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरे हफ्ते कई राज्यों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। आईएमडी के अनुसार सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं गैंगटिक वेस्ट बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में तूफान और थंडर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। वहीं कोस्टल आंध्र प्रदेश, कोस्टल कर्नाटका, उड़ीसा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गर्मी और उष्ण का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और ऑफिशियल वेदर अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें। वेस्ट एशिया में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है, जहां यूएस और ईरान के बीच टकराव और तेज हो गया है। यूएस मिलिट्री ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान के पोर्ट्स की ओर जाने और वहां से निकलने वाले 42 जहाज़ों को इंटरसेप्ट किया है। इस कार्रवाई का मकसद ईरान के मैरीटाइम ट्रेड को रोकना है। यूएस सेंट्रल कमांडर ब्रैड कूपर ने बताया कि इस ऑपरेशन के कारण 41 ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं, जिनमें करीब 69 मिलियन बैरल्स तेल मौजूद हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग $6 बिलियन से ज़्यादा आंकी गई है। यूएस का कहना है कि यह ब्लॉकेड काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहा है और इसका उद्देश्य ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को सीमित करना है। वहीं ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इसे खुलेआम पायरेसी बताया है। ईरान का कहना है कि उस समय उन्होंने कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि जहाज़ों पर क्रू के परिवार भी मौजूद थे, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर यूएस ने ऐसी कार्रवाई जारी रखी तो इसका जवाब अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। इससे साफ है कि वेस्ट एशिया में हालात लगातार ज़्यादा गंभीर और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं।
दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच एक अहम बातचीत हुई है। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 1.5 घंटे लंबी फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में पुतिन ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान ट्रंप पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा पूरी तरह अस्वीकार्य है। बातचीत का मुख्य फोकस रहा ईरान और पर्शियन गल्फ की स्थिति। रसिया ने सीजफायर बढ़ाने के फैसले को सही कदम बताया और कहा कि इससे क्षेत्र में स्टेबिलिटी आएगी। रसिया ने यह भी स्पष्ट किया कि वह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का पूरी तरह समर्थन करता है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मतभेद सुलझाने के लिए कई प्रपोजल्स भी दिए हैं। वहीं यूक्रेन मुद्दे पर पुतिन और ट्रंप दोनों की राय काफ़ी हद तक एक जैसी रही। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व को लेकर चिंता जताई और कहा कि कॉन्फ्लिक्ट को लंबा खींचने की कोशिश हो रही है। यह बातचीत दिखाती है कि ग्लोबल टेंशन के बीच बड़े देश डिप्लोमेटिक रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सर्राफा बाजार से आज की ताज़ा अपडेट है कि सोना और चांदी के दाम में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। 24 कैरेट सोने की कीमत आज करीब 15,040 से 15,070 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रही है, यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,49,400 से 1,50,700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। अब चांदी की बात करें तो आज चांदी का भाव लगभग 250 से 255 रुपये प्रति ग्राम बना हुआ है, यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,50,000 से 2,55,000 के बीच मार्केट में कारोबार कर रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।